लेट मी नो इफ द स्लाइड इज विजिबल टू यू गाइस। दिख रही है क्या सबको? यस सर। कूल। स्टार्ट करते हैं यार। ईएमआई हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का आपको बेसिक आइडिया है सबको। तो मैंने केवल वही पॉइंटर्स लिए हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप लोगों को चैप्टर में जो जो चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए कि आप लोग वो नोट्स रिवाइज करो। अ क्विक रिविजन, लाइक इट शुड टेक 10 to 15 मिनट्स। स्पेशली अगर आप क्लास में आ रहे हो तो आपको शायद उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। तो बिल्कुल भी डिटेल स्टडी में नहीं जाना है। ठीक है ना, मॉड्यूल्स ना कुछ वन शॉट लेक्चर्स यूट्यूब पे, कुछ भी नहीं देखना है। तुम्हारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो डिजाइन ही इसलिए किया गया है, आप लोगों को अलग अलग तरह से बेनिफिट कर रहा है वो। ठीक है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों में। लेकिन सबका एक कॉमन कॉमन मोटिव है, वो ये है कि आप लोग अपना टाइम वन शॉट लेक्चर्स देखने में यूट्यूब पे या फिर मॉड्यूल्स पढ़ने में, इन सब में वेस्ट नहीं करो। आप लोगों के पास नहीं है क्योंकि उतना टाइम। तो अगर आप लोगों को रिविजन करना है तो यू कैन गो थ्रू दीज नोट्स। ठीक है, उसको देखो, क्वेश्चंस देखो, और फिर सीधे प्रैक्टिस करो। जहां से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोगों को बता चुके हैं वो, तो कहाँ से करना है। ठीक है, चलो भाई, लेट्स बिगिन द क्लास। स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से करंट के। दो तरह के करंट हम पढ़ते हैं जनरली, एक तो एवरेज और एक आईआरएमएस। दोनों को निकालने का तरीका आप लोगों को पता है। अगर आपको एवरेज करंट निकालना है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है बेसिकली। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए रहेंगी इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, वो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको एवरेज करंट निकालना है तो आप क्या करते हो, अगर करंट दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, इट इज वेरिंग विद टाइम, तो आप उसको इंटीग्रेट करोगे आई टी डी टी। जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक का आपको करंट चाहिए। जैसे एवरेज निकालने के लिए हमें पता होता है ना कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है। तो अगर आपको एक रेंज दे रखी है, उस रेंज में आपको इंटीग्रेट करना है और डिवाइड करना है डिफरेंस ऑफ टाइम से, डेल्टा टी। ठीक है, सो इट कम्स आउट एज आई टी डी टी इंटीग्रेशन T1 से T2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, T2 माइनस T1। ये चीज ग्राफ के फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे एवरेज करंट का, आई वर्सेस टी अगर आप ग्राफ बनाओगे, तो ये इस तरह से बनता है, कुछ एक सॉर्ट ऑफ साइनसोइडल कर्व। ठीक है। अब ये साइनसोइडल कर्व की केस में आप ध्यान से देखोगे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, अगर एरिया अंडर द कर्व निकालें हम, तो ये वाला जो एरिया है ये नीचे वाले एरिया से क्रॉस या फिर कट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसका एरिया ए है और इसका माइनस ए है लेट से, तो दोनों ऐड होके जीरो बन रहे हैं। क्यों ऐड क्यों किया? क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल रहे हैं। अगर हम इंस्टेंटेनियस निकालते या आरएमएस निकालते तो हम ऐड नहीं करते एरियाज, राइट। पर हमें एवरेज निकालना है तो हम एरियाज को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। और जब हम करेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि सेम जो आपका मैग्नीट्यूड है वो ऊपर भी प्रेजेंट है और नीचे भी प्रेजेंट है और अपोजिट है। तो दैट्स व्हाई द एवरेज बिकम जीरो, एवरेज करंट। ठीक है, आगे चलते हैं, आईआरएमएस की बात करते हैं। रूट मीन स्क्वायर, ये पता ही है तुम लोगों को होता क्या है ना, रिवर्स ऑर्डर में आपको करना होता है। पहले स्क्वायर करोगे फिर मीन लोगे, ये मीन बोलते हैं इसको जो ये आपने लिया है ना, फिर आप उसका अंडर रूट ले लोगे। तो जनरली आईआरएमएस की ही वैल्यू दी हुई होती है हमें। अगर सवाल में नहीं दिया हुआ था कुछ तो आईआरएमएस ही दिया हुआ होता है। ठीक है, आपको क्या नोट करना है इसमें कुछ चीजें, कि अगर आपने सेम टाइम में, अगर सेम टाइम में सेम हीट डिसिपेट हो रही है, तो हमको आईआरएमएस की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, आई नॉट बाय रूट टू। आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है आई, जिसमें आई नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू। तो और कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना, बस ये याद रखना है। वैसे ये तुम लोगों को पता ही है बेसिक चीजें, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है। होता है ना, कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हुआ है उसमें, फॉर्मूला क्या क्या है, उस तरह से हम देख रहे हैं। ठीक है, फेज रिलेशन पढ़ते हैं। अब सिंस आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है तो फेज डिफरेंसेस होते हैं, है ना। तो फेज रिलेशन अगर हम देखें ई और आई में, यानी वोल्टेज या फिर ईएमएफ या फिर करंट में, ईएमएफ और करंट में, कब, जब हमने आर एल सी इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर इंडिविजुअली लिया है। हम दो तरह से पढ़ते हैं एसी में इन चीजों को। एक तो हम जब तीनों चीजों को इंडिविजुअली ले रहे हैं सर्किट में, या फिर हमने कंबाइंड करके लिया है, यानी कि दो का कॉम्बिनेशन या तीन का कॉम्बिनेशन लिया है। तो इस तरह से हम सारे सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडिविजुअली लेते हैं तो क्या होता है। लेट्स से कि आपने ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग सोर्स आपका लगा दिया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है ईएमएफ, उससे कुछ करंट प्रोड्यूस हो रहा है आई।
जो कि पास कर रहा है आपके रजिस्टर से। अब इस केस में हमने कैपेसिटर और इंडक्टर नहीं लिया है, तो करंट हो जाता है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तुम्हें पता ही है। ठीक है, साइनोसॉइडली वेरी करता है करंट। अगर आपको पीक वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाता है, ई नॉट बाय आर, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आई और ई दोनों सेम फेज में होते हैं, फेज डिफरेंस नहीं होता इनमें, है ना। अगर केवल रेजिस्टिव सर्किट है आपका, केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो फेज डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। और आर डिपेंड भी नहीं करेगा इसमें ओमेगा पे। रेजिस्टेंस सबको पता है ये बात कि डिपेंड नहीं करता ओमेगा पे, वेरी नहीं कर रहा है ना वो, क्योंकि ठीक है उसके हिसाब से ओमेगा के हिसाब से वेरी नहीं करता। रजिस्टिव सर्किट की बात हो रही है केवल ये। इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट जो होते हैं इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो दोनों में ही वेरिएशन होता है ओमेगा के साथ। ओमेगा सबको पता है ना क्या होता है भाई, ओमेगा, फेज, ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ उन सबके बारे में थोड़ी सी जानकारी है ना सबको, बिकॉज इन चीजों को अगर हम डिस्कस करेंगे इट वुड बी अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, क्लास में इतना टाइम हम दे नहीं पाएंगे, राइट। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर सबका सिचुएशन अलग अलग है, मैं क्लास में आप लोगों को अगर कुछ चीज समझा रहा हूँ तो मैं एक कॉमन पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ, राइट। तो आपको ये देखना है कि आपको कितना पता है किसी चैप्टर के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर चैप्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी मुझे आइडिया नहीं है, तो आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके आओ क्लास में, ठीक है। अगर आप सोचो कि हम पूरा ही क्लास में सब कुछ जीरो से पढ़ेंगे तो उतना टाइम नहीं है बच्चा, ठीक है। बाकी एक क्विक रिवीजन फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स का वो मैं आपको करा के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बात करते हैं अगर इंडक्टिव सर्किट की, यानी कि अगर केवल इंडक्टर लगा हुआ है, आपका वही वैरी कर रहा है वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी से, और करंट इससे पास हो रहा है लेट से आई, तो आपका जो करंट है वो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये माइनस पाई बाय टू क्यों आया है यहाँ पे, माइनस पाई बाय टू क्यों आया, कोई बता सकता है? नो आइडिया? पता है या नहीं पता ये तो बता दो, थम्स अप थम्स डाउन तो कर दो। पता है तो थम्स अप तो करो, मैं बता दूंगा। हाँ, फेज डिफरेंस, वेरी गुड, ठीक है। तो फेज डिफरेंस होता है बेटा, जब भी हम इंडक्टर का बात करेंगे या फिर कैपेसिटर की बात करेंगे तो कोई ना कोई फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो करंट है वो क्या कर रहा है, या तो लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, ठीक है। इन एज कंपेयर टू द रजिस्टर, अगर हम रजिस्टर की बात करें उससे हम कंपेयर करें, तो आपका जो करंट है वो इंडक्टर के केस में क्या करेगा, लैग कर जाएगा पाई बाय टू से, है ना। पाई बाय टू इज द वैल्यू जिससे वो लैग करता है, ठीक है। तो इसलिए हम ओमेगा टी, ये जो फेज है ना हमारा भाई, साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी आपका फेज है, अब इसको तुम इसमें से क्या करोगे, पाई बाय टू माइनस कर दोगे, क्योंकि फेज डिफरेंस है पाई बाय टू का, है ना। और फेज डिफरेंस में भी क्या याद रखना है कि लैग भी करता है, ठीक है। तो करंट लैग्स बाय पाई बाय टू इन इंडक्टिव सर्किट। तो इस केस में आपका जो आई नॉट है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये तो आपका करंट बना, टोटल करंट। अगर आपको इसमें आई नॉट निकालना है तो वो ई नॉट बाई आर नहीं होगा, वो हो जाएगा ई नॉट बाई एक्सएल। ई नॉट बाई आर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ रजिस्टर नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअली आपको देखना है कि कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है सर्किट में, और उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो जैसे यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस यूज करेंगे ना। इट इज सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस फॉर एन इंडक्टर, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, ये पता है सब चीजें तुमको, ठीक है। अब इसमें एक केस याद रखना, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा क्या याद रखोगे कि जो ओमेगा है उसके साथ में एक्सेल कैसे चेंज होता है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। मैंने याद है आपको बताया था कि अगर ओमेगा जीरो होता है तो एक्सेल जीरो हो जाता है। एक्सेल जीरो होने का मतलब क्या है, क्या बन जाएगा ये, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। याद आ रहा है, ऐसे कुछ बताया था मैंने, दो केस बनते हैं, एक में ओपन सर्किट बनता है, एक में क्लोज सर्किट, स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है ना। इनफाइनाइट करंट फ्लो हो जाता है, इनफाइनाइट करंट किस में फ्लो होता है, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता किसी भी तरह का। तो एक तरह से एक स्ट्रेट वायर बन गया आपका इंडक्टर। बात समझ में आती है? तो इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कभी भी इंडिविजुअली इंडक्टर तुम्हें सवाल में नहीं देगा वो, लेकिन इंडक्टर के साथ में कुछ दे देगा। जैसे मान लो इंडक्टर के साथ में रेजिस्टेंस लगा के दे दिया, एलआर सर्किट दे दिया, लेकिन अगर तुमको ये समझ में आ रहा है उस केस में ओमेगा अगर इन्फिनिटी हो गया है तो आपको इंडक्टर की जगह एक स्ट्रेट वायर यूज करना है,
है ना, दे करें ना हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, रजिस्टर भी लगा हुआ है, और भी चीजें लगी हुई हैं, बट इंडक्टर वाला जो ब्रांच है उसमें से करंट फ्लो कर जा रहा है पूरा, तो इंडक्टर हटा के एक स्ट्रेट वायर बना दिया हमने। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो ये दोनों केस याद रखना, अगर ओमेगा जीरो है तो फिर आपका एक्सएल भी जीरो है, जो दिख ही रहा है आपको यहाँ से, और अगर ओमेगा इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली एक्सएल भी क्या हो जाएगा, यहाँ से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, आपका स्टेडी स्टेट आ जाएगा, इन्फिनिट करंट फ्लो करेगा। आगे चलते हैं, अगर केवल कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर आपका क्या करता है, लीड करता है। कैपेसिटर आपका क्या करता है, लीड करता है। तो इसको आप ऐसे भी याद रखना, इसको CRL, CRL याद रखना। LCR सर्किट पढ़ते हैं ना हम जनरली। अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोलने में तुम्हारी इच्छा हो जो बोलो, पर CRL मैंने क्यों बोला, ताकि आपको याद रहे कि करंट लीड कर रहा है, आगे है ना, रजिस्टर बीच में है, एक तरह से न्यूट्रल है, और जो इंडक्टर है वो लैग करता है। तो याद करने का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं हम इससे, है ना, कि करंट या CRL क्या बता रहा है हमें, करंट, कैपेसिटर क्या है आपका, लीड कर रहा है। तो आपके कैपेसिटर सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करेगा π/2 से, तो आपका जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, है ना, माइनस π/2 इंडक्टर में, प्लस π/2 कैपेसिटर में। I नॉट अभी भी E नॉट अपॉन XC से निकलेगा। XC इसलिए यूज किया है क्योंकि केवल कैपेसिटिव सर्किट है, तो XC क्या हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो होता है 1/ω/c। तो ये बेसिक चीजें जो आपको सबको पता है। अब ऑब्वियसली इसमें ओमेगा डिनोमिनेटर में है, 1/ω/c। तो अगर आप ओमेगा को जीरो करोगे तो XC क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो ये आप फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हो, उसमें ऐसा आपको याद रटने की जरूरत नहीं है ना। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस के ओमेगा जीरो तो एक्सएल जीरो, ओमेगा जीरो तो XC इन्फिनिटी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से अपने आप निकल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, LR सर्किट की बात करते हैं। अब अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें तो फिर कैसे डील करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी तक आपको, आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ रही है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस। इम्पिडेंस की अब हम बात करने लगेंगे क्योंकि अब हमारा कॉम्बिनेशन चालू हो चुका है। अभी तक हम रिएक्टेंस की बात कर रहे थे या फिर रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम इम्पिडेंस की बात करेंगे क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन चालू हो चुका है। तो इम्पिडेंस बेसिकली आइडिया देता है आपको, इफ देर आर मोर रेजिस्टेंसेस, है ना, बेसिकली अगर रेजिस्टेंस, इंडक्टर, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, तो फिर इम्पिडेंस जो टर्म है वो यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। लेट से एक सर्किट है, ऑब्वियसली आपका ईएमएफ इसमें भी क्या है, टाइम का फंक्शन है ना, यानी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, डायरेक्ट करंट नहीं है इसमें। अब इस केस में क्या हो जाएगा, लेट से आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी फ्लो हो रहा है थ्रू द सर्किट। ठीक है, दो चीजें आपने लगा रखी हैं इसमें, क्या क्या लगा रखा है, इंडक्टर और रजिस्टर। तो अक्रॉस द इंडक्टर आपका जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल होगा वो VL हो जाएगा, और अक्रॉस द रजिस्टर आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो VR हो जाएगा। ठीक है, यूज कैसे करेंगे इसको, अभी अभी हमने पढ़ा कि विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस आपका जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है भाई, उसमें करंट क्या करता है, बोलो। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है सबको, कूल। तो आपको ये पता है कि भाई आपका इंडक्टर क्या करता है, करंट में लैग करता है, तो आपका VL क्या हो जाएगा, आपका VL हो जाएगा π/2 के फेज डिफरेंस पे। तो यहाँ पे इस चीज को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, तो लेट से कि अगर आपका एक्स एक्सिस पे आई नॉट है या फिर रजिस्टर है, एक्स एक्सिस पे जनरली हम क्या लेते हैं, रजिस्टर ही लेते हैं, ताकि हम उससे कंपेयर कर सके इंडक्टर और कैपेसिटर को। तो आपका VL यहाँ पे π/2 के फेज डिफरेंस पे आ जाएगा। और इसी केस में हम ई नॉट कैसे निकाल सकते हैं भाई, VL² प्लस VR² से रिजल्टेंट निकालना आपको आता है, ये दो वेक्टर्स का। ठीक है, तो ये वाला परपेंडिकुलर अगर VL है, या फिर पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर है, और ये VR है बेस आपका, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा भाई, tan φ। ठीक है, तो ये एक और टर्म होता है tan φ जो हम निकालते हैं। ठीक है, इसमें फाई क्या होता है आपका, फेज डिफरेंस। ठीक है, चलो भाई इसको समझते हैं आगे। अगर हम ई नॉट को लिखना चाहें I0Z, तो VL को हम I0XL लिख सकते हैं, ये अभी पढ़ के आए हम थोड़ी देर पहले, और VR को आप I0R तो लिखते ही आ रहे हो, ये तो पता ही है आपको। तो हमने करंट के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करने के लिए या रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे लिख दिया। नाउ आपका I0Z में जो Z है उसी को हम बोलते हैं इम्पिडेंस।
विच गिव्स एन आइडिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या रिएक्टेंसेस। ठीक है, तो इसमें आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों आ गया है। एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपका बन जाता है क्या, जेड विच इज इम्पिडेंस, और 10 फाई जो कि आपको फेज डिफरेंस के बारे में बताएगा, ये बन जाता है वीएल अपॉन वी आर या फिर एक्सएल अपॉन आर। तो ये फेजर डायग्राम जो हम बना रहे हैं ना, ये आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल के लिए भी, वोल्टेज के लिए भी, और रिएक्टेंस के लिए भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेम जैसे वीएल है ऐसे यहाँ पे एक्सएल आ जाएगा, यहाँ वी आर है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, और फाई का हमारा फेज डिफरेंस है तो जेड क्या आ जाएगा, जो रिजल्टेंट है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है सब। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या बेटा, ई लीड करता है, मतलब आपका जो ईएमएफ है वो लीड करता है आई को फाई से, जो कि आप देख भी सकते हो ध्यान से। ये जो ई नॉट है, ये जो ई नॉट है ईएमएफ है ना, पीक ईएमएफ, ये आपका क्या कर रहा है, लीड कर रहा है आई, आई से, सॉरी फाई से लीड कर रहा है आपको ये। अगर आपका आई नॉट एक्स, हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रखना है आई नॉट को, पीक आपका जो करंट होगा वो आपको रेजिस्टेंस के साथ ही रखना है, तो उससे लीड कर रहा है फाई पे, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं हम, है ना, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं लीड को। तो ये बात याद रखेंगे सब लोग कि आपका जो ईएमएफ है वो लीड करता है आपको रेजिस्टेंस को कितने से, फाई से, है ना। फाई इज द फेज डिफरेंस। आगे चलते हैं। अगर हमको करंट जैसे हमने लिखना सीखा आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर हमको पोटेंशियल लिखना सीखना है, वोल्टेज लिखना सीखना है, तो हम क्या लिखेंगे, वी एल इक्वल्स टू वी नॉट, या वी नॉट आएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इस केस में आपका जो ईएमएफ है वो लीड कर रहा है करंट को, ठीक है, पाई से। तो अगर आप वीएल को देखो तो वीएल वीआर को कितने से लीड कर रहा है भाई, पाई बाई टू से। तो ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। आगे चलते हैं, आरसी सर्किट की बात करते हैं। आरसी सर्किट में हमने क्या करा, एक तो रजिस्टर लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया। तो कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, जिसे हम एक्सी से भी डोमिनेट डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रजिस्टर जो है या रेजिस्टेंस जो है, दैट इज गेटिंग लैग्ड बाय पाई बाय टू, क्योंकि करंट लीड करता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ईएमएफ जो है वो लैग कर रहा है आरसी सर्किट में, ईएमएफ लैग करता है करंट से बाई फाइव, क्योंकि करंट अभी भी आपका रजिस्टर के साथ में ही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही सबको? बच्चा म्यूट कर लो, अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन म्यूट। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चा, कोई बात नहीं। चलो भैया आगे चलते हैं। यार देखो, मेन टारगेट हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप दे दिया करो, ताकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं इस पर स्पेंड करना है, ये मुझे पता चल जाए। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं क्योंकि आप लोगों ने, ये इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द रिविजन। ठीक है, तो भाई ईएमएफ जो है, वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है करंट से, कितने से लैग कर रहा है, फाई से, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। ई इज लैगिंग, नीचे बना हुआ है ना, क्लॉकवाइज या नीचे, इसको जैसे समझना है समझ लो, अगर बना हुआ है तो वो लैग कर रहा है। तो ई नॉट या ईएमएफ आपका लैग कर रहा है करंट से विद फाई। कितने से लैग कर रहा है भाई, फाई से, यानी कि अगर आप फाई दे दोगे, फाई का फेज दे दोगे आप ई नॉट को, तो वो करंट के बराबर आ जाएगा, सेम फेज में आ जाएगा करंट के साथ में। तो इससे हमें पता चला ये फेजर डायग्राम बोलते हैं इसको, जिसका हम यूज करते हैं कई बार सवाल सॉल्व करने में। ठीक है, सेम तरीके से अगर आपको वीसी विच इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, इसको आपको कंपेयर करना है अगर किससे, वी नॉट से, तो आप लिख दोगे वी सी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, आगे चलें भाई। एलसी सर्किट की बात करते हैं। अब अगर एलसी सर्किट की हम बात करें तो यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है, नो रजिस्टर। तो भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो कुछ नहीं है, नो रजिस्टर, देर इज जस्ट एक्सएल एंड देर इज जस्ट एक्सी। तो अब हम ई को और आई को जब कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ई इज लीडिंग आई बाई पाई बाई टू। ऐसा कब होगा, जब एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से। दो केस बनेंगे क्योंकि इसमें, है ना, अगर आपका एक्सएल आपने बनाया हुआ यहाँ बन रहा था, एक्सी बन रहा था बिल्कुल ऑपोजिट इसके, लीड, क्योंकि ये क्या कर रहा था, लैग कर रहा था बाई पाई बाई टू। ठीक है,
दिख रहा है सबको? यहाँ पे आपका एक्सी था और यहाँ पे आपका एक्सेल था जो कि लीड कर रहा था, ठीक है। तो एज यू कैन सी, अगर आपको कंपेयर करना है दोनों को तो आप दो तरीके से आपको करना पड़ेगा। कब? जब आपका एक्सेल बड़ा हो एक्सी से, एक केस ये लेना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट। अगर आपका एक्सेल छोटा है एक्सी से तो ये कैपेसिटिव हो जाएगा। उस केस में, आइदर केस में आपको जेड निकालने के लिए एक्सेल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सेल करना पड़ेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इंपेडेंस आपका जो हो जाएगा वो डिफरेंस होएगा दोनों के रिएक्टेंसेस में, ठीक है। अगर हम एक्सेल की बात कर रहे हैं वो बड़ा है एक्सी से, तो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अगर इंडक्टिव सर्किट है तो आप देख सकते हो एक्सेल माइनस एक्सी इज लीडिंग बाय पाई बाय टू। और अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो ये लैग कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस पाई बाय टू आता है। ये याद रखना, इज लैगिंग बाई पाई बाय टू। किससे कंपेयर हो रहा है ये सब? ये सब करंट से कंपेयर हो रहा है, क्योंकि याद है ना सबको, करंट को हम कहाँ रखते थे? हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस कुछ भी बोल लो, उस पे रखते थे। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, करंट से कंपैरिजन हो रहा है हमारा। क्या हुआ, एक दो बच्चे कैसे लीव कर रहे हैं क्लास को बार बार? मेरी आवाज तो आ रही है ना, सबको सुनाई दे रहा है ना? कूल, कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अधिकतर सवाल जिस पे आते हैं उसकी बात करते हैं। आरएलसी सर्किट है ना, आरएलसी बोल लो, एलसीआर बोल लो। अगर तीनों चीजें लगा दी सर्किट में तो क्या होगा? अगर आपने इंडक्टर भी लगा दिया, कैपेसिटर भी लगा दिया, रजिस्टर भी लगा दिया, तो क्या होगा? अब ऑब्वियसली आपका जो सोर्स है वो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है जो कि वैरी कर रहा है टाइम के साथ में। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो निकलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई भी बोल सकते हो आप इसको, कंफ्यूज मत होना, सर पहले आई लिख रहे थे बाद में आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखने लगे। आई ही आई नॉट साइन ओमेगा टी हम रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं ना, टाइम वेरिंग करंट जो है आपका, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी पास कर रहा है इस सर्किट में जहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं आरएलसी। कंफ्यूज मत होना, आरएलसी सर्किट दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक जनरलाइज अप्रोच मत बिल्ड कर लेना कि सीरीज वाले में तुम पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा के आ गए हो, है ना। आरएलसी सर्किट दो तरह के होंगे, या तो सीरीज में लगे होंगे कंपोनेंट्स या फिर पैरेलल में लगे होंगे। दोनों को इंडिविजुअली आपको अलग अलग तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ये चीज कि अगर जैसे तीन रजिस्टर भी लगाते थे हम सीरीज में तो करंट सेम रहता था, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग जाती थी लेकिन करंट सेम रहता था। और अगर पैरेलल में लगा देते थे तो करंट अलग अलग जाता था हर ब्रांच में। ये चीज बेसिक है जो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। याद है ना सबको ये बात? तो ये सेम चीज हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। अगर हमने आरएलसी सर्किट बनाया है सीरीज में तो हमको ध्यान रखना है कि आपका सिंस रजिस्टर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है लेट से, और एक्सएल माइनस एक्सी जो है आपका वो लीड कर रहा है रजिस्टर को विद पाई बाई टू, और आपका जो इम्पिडेंस है वो लीड कर रहा है रजिस्टर को विद पाई, यानी कि फेज डिफरेंस कितना है उसमें? पाई का फेज डिफरेंस है। तो सिंस आपके तीनों लगे हुए हैं, आप कैसे निकालोगे जेड को? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे निकालते हैं मेरे ख्याल से। अगर हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं ना, ए है ये बी है, तो ये क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है इसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो सेम तरीके से हम क्या निकालेंगे? इंपिडेंस निकालेंगे। एक्सएल माइनस एक्सी परपेंडिकुलर हो गया, उसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया बेस स्क्वायर, उसका अंडर रूट आपका क्या दे देगा? आपको इंपिडेंस दे देगा, है ना। नेट रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हो समझने के लिए, बट इसको इंपिडेंस बोलेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस इज अ टर्म विच इज यूज फॉर रजिस्टर ओनली, ठीक है। फेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टेन फाई लिखा हमने, विच इज एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। जेड कैसे निकालते हैं, टेन फाई कैसे निकालते हैं। अब इसमें कुछ केसेस डिस्कस अगर हम करते हैं तो क्या बनेंगे केसेस इसमें? लेट से अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो सर्किट ऑब्वियसली डोमिनेटिंग हो जाएगा इंडक्टर के द्वारा, तो वो बन जाएगा इंडक्टिव। अगर इंडक्टिव सर्किट है तो अभी पढ़ के आए हो तुम कि ई लीड करता है फाई से, ई लीड करता है फाई से, है ना। आपका जो ईएमएफ है वो लीड करेगा करंट से फाई से, यानी ईएमएफ आगे चल रहा है, करंट पीछे पीछे चल रहा है इंडक्टिव सर्किट। अगर कैपेसिटिव सर्किट है, एक्सएल एक्सी बड़ा हो गया आपका एक्सएल से,
तो फिर करंट आगे आगे चलेगा, ईएमएफ पीछे पीछे चलेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस तो होंगे सही ना दोनों में। ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको पता है ये चीज, इस चैप्टर में आप पढ़ते हो ये चीज कि अलग अलग फेजेस में चलते हैं सब, है ना, वोल्टेज और करंट अलग अलग फेजेस में चलते हैं। तो सेम फेज में केवल तभी होते हैं ये लोग जब रेजिस्टिव सर्किट होता है। ये समझ में आ गया सबको? अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो सेम फेज में चलेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भी कुछ केसेस, लेकिन अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है आपको या कुछ अलग से कुछ नहीं बताया, तो आपको ये जनरली मान के चलना है कि भाई अगर आपका इंडक्टिव सर्किट है तो वो लीड कर रहा है उसमें कौन, ईएमएफ, है ना, वोल्टेज लीड कर रहा है बाई फाई। और अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो लैग कर रहा है वोल्टेज, ठीक है। फॉर्मूला आप सबको पता ही है, क्या बन जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई, अगर फाई से लीड कर रहा है तो, और माइनस हम कब यूज करते हैं, जब लैग कर रहा होता है, यानी कैपेसिटिव में माइनस यूज होता है, और प्लस किस में यूज होता है, इंडक्टिव। सेम तरीके से आप VL भी लिख सकते हो, VL इक्वल्स टू VL साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है। और VC भी आप लिख सकते हो, आपने अभी तक ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हो आप पहले भी। आगे चलते हैं, पावर की बात करते हैं। कई बार आपको पावर पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमारा एसी सर्किट है, स्पेसिफिकली दिया होगा सवाल में कि एसी सर्किट की बात हो रही है, तो जो पावर लिखते हैं हम, एवरेज पावर, वो हम लिखते हैं ERMS IRMS cos फाई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये याद है ये फॉर्मूला। तो ठीक है, VI cos फाई होता है, तो VI जो होता है उसमें वो RMS वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा, एक नोट मैंने यहाँ पे अब मेंशन्ड है नोट, कि भाई अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, कंफ्यूजन हो जाता है ना कि सर कौन सा वाला लें, RMS वैल्यू है ना, या फिर पीक वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू दे रखी है सर, हमें पता ही नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अगर कुछ नहीं दे रखा है, नथिंग इज मेंशन्ड, देन यू कैन टेक सप्लाई वोल्टेज एज ERMS। सप्लाई वोल्टेज दी होती है ना, जैसे 220 वोल्ट वगैरह दिया हुआ होता है सवाल में कि 220 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। नोटिस किया होगा आप लोगों ने, तो वो आपकी RMS वैल्यू होगी, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, यू कैन टेक दैट, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगर हम पावर की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक फैक्टर होता है cos फाई। ये आपने देखा होगा, ERMS IRMS को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, cos फाई से, तो इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, जिसको हम R/Z से डिनोट करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के मुकाबले कितना आपका इंपेडेंस आ रहा है, उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पावर फैक्टर बताता भी है बेसिकली कितनी जो पावर है, एवरेज पावर वो डिलीवर होने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए ये यूज किया जाता है फैक्टर। अगर cos फाई के कंडीशंस आपको पता है तो आप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पावर के ऊपर सॉल्व करना क्वेश्चंस, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस में पावर फैक्टर का यूजेज होता है और उसकी कंडीशंस पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर। जैसे कि अगर केवल कैपेसिटिव सर्किट है, ओनली सी, तो cos फाई जीरो होगा। अगर cos फाई जीरो हो जाएगा तो एवरेज पावर डिलीवर्ड भी जीरो हो जाएगी। सेम तरीके से अगर इंडक्टिव सर्किट है तो भी cos फाई जीरो होगा, उसमें भी एवरेज पावर जीरो हो जाएगी। तो केवल एक चीज याद रखनी है कि अगर रजिस्टर लगा हुआ है ना, केवल रजिस्टिव सर्किट है अगर, तो ही आपका पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है, विच इज 1। क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, दिस वी ऑलरेडी नो, है ना। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, -1 से 1 की रेंज में ऑपरेट करता है cos थीटा। तो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। और ऐसा कब हो सकता है, जब केवल रजिस्टर लगा हो, और तब भी आपको एवरेज पावर जो आएगी वो मैक्सिमम भी आ जाएगी, क्योंकि cos फाई की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। तो पावर एवरेज क्या हो जाएगी, VRMS IRMS VI हो जाएगी, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन सर्किट हो, जैसे कि RL हो गया, RC हो गया, या तीनों को मिला दिया RLC हो गया, तो फिर cos फाई आपको अकॉर्डिंगली निकालना है। जैसे कि अगर RL सर्किट है तो आप कैसे निकालोगे, R/√XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर से, क्योंकि R/Z डिफाइन किया था तुमने पावर फैक्टर, याद रख, ठीक है। अगर RC सर्किट है तो cos फाई हो जाता है R/XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और अगर तीनों ही है तो तुम्हें ये फॉर्मूला तो पता ही है, काफी फेमस फॉर्मूला है ये cos फाई का, LCR सर्किट के लिए, मतलब काफी ज्यादा यूज किया है आपने ये, R/Z विच इज R/√R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई गेस ये काफी कुछ क्लियर कर देगा तुम्हें कि आपको कैसे यूज करना है पावर फैक्टर को। अब एक स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। सीरीज में लगाया हुआ है RLC सर्किट, और एक कंडीशन आ गई है आपकी सर्किट में, विच इज रेजोनेंस या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती क्या है, वो वैल्यू ओमेगा की फ्रीक्वेंसी है, तो बात हो रही है ओमेगा की बात होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी या वो ओमेगा
जिसके लिए आपका इम्पिडेंस जो है वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाए, यानी कि Z की वैल्यू जो कि क्या होती थी एलसीआर सर्किट में, Z की वैल्यू क्या होती थी √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये लिखते थे बेटा Z का वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है Z का, ये क्या हो जाए प्योरली रेजिस्टिव हो जाए, केवल रजिस्टर बचे, मतलब ये वैल्यू 0 हो जाए। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे या इस पर्टिकुलर ओमेगा पे, इस पर्टिकुलर ओमेगा को आप क्या बोलोगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये पर्टिकुलर ओमेगा जो है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर जो रिजल्ट्स आते हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। जैसे कि इम्पिडेंस इस केस में हम क्या लिख देंगे R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो XL तो XC के बराबर हो गया, केस ही वही है। अच्छा VL VC के बराबर हो गया, XL अगर XC के बराबर है तो VL VC के बराबर हो जाएगा, राइट। ऑल्सो ओमेगा L इक्वल्स टू 1/ओमेगा C, XL इक्वल्स टू XC। तो यहां से आपका जो ओमेगा R आता है ना, ओमेगा R क्योंकि रजिस्टिव सर्किट बन गया है तो इसको अभी भी ये क्या हो जाएगा 1/√LC हो जाएगा, क्योंकि आप निकाल भी सकते हो ना। ओमेगा L इक्वल्स टू 1/ओमेगा C में ओमेगा C को उधर ले जाओगे, ओमेगा को उधर ले जाओगे सॉरी, और L को नीचे ले जाओगे तो ओमेगा² इक्वल टू 1/LC बनेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC बन जाएगा अभी। ठीक है। अच्छा, रेजोनेंस पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, पावर। एवरेज पावर निकालने को अगर बोल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी बेटा IRMS का होल स्क्वायर इंटू R। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन चुका है ना। तो cos फाई की वैल्यू भी इस केस में 1 हो जाती है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा पहले कि अगर केवल R लगा हो, केवल रेजिस्टिव सर्किट हो तो मैक्सिमम होता है पावर। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम केस हो जाएगा, या तो IRMS² R लिख देना या ERMS² R लिख देना, तुमने पढ़े हुए हैं पावर के फॉर्मूले दोनों। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर अचीव हो गई है तो ये सारी सप्लाई जो है आपकी वो रजिस्टर के अक्रॉस ही होगी। सारी सप्लाई कहाँ पे है, केवल रजिस्टर के अक्रॉस। तो अगर इसका फेजर डायग्राम बनाना है तो ऐसा कुछ बना सकते हैं, क्योंकि VL और VC आपके लिए कोई मैटर नहीं करते, अब आपके लिए केवल रजिस्टर मैटर करेगा। तो क्यों, क्योंकि आपकी सारी सप्लाई अक्रॉस रजिस्टर जा रही है। तो आपका E0 भी क्या हो जाएगा VR के बराबर हो जाएगा। ये क्लियर है सबको। आगे चलते हैं, करंट वेरिएशन विद ओमेगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ के लिए स्पेसिफिकली ये स्लाइड रखी गई है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, पे सवाल आ जाते हैं। अगर आपको करंट का वेरिएशन निकालना है ओमेगा के साथ में, तो सिंस आप लिख सकते हो करंट को IRMS को V इक्वल्स टू IR होता है, सबको पता है। तो उसी से हमने क्या लिखा है V IRMS इक्वल्स टू ERMS अपॉन Z, क्योंकि अगर तीनों चीजें लगी हुई हैं तो आपको तीनों चीजों का रेजिस्टेंस का वो करना पड़ेगा, अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम ERMS अपॉन √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको IRMS मिल जाएगा, दिस इज अ वेरिएशन। और इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, IRMS का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ओमेगा के साथ में, तो कुछ ऐसा कर्व आता है। अब इसमें कुछ चीजें आपको देखनी चाहिए, जैसे कि आपको मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा R पे। अभी थोड़ी देर पहले डिराइव भी किया है तुमने कि अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो पावर एवरेज मैक्सिमम हो जाती है। ये बात समझ में आती है सबको। मैक्सिमम पावर कब मिलेगी आपको, जब ओमेगा R की बात हो रही है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो इस पे आपका IRMS जो है वो भी मैक्सिमम आता है, पावर भी मैक्सिमम आता है। इसके अलावा दो पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं इवेंचुअली, जिसपे हमें जो मैक्सिमम पावर है उसकी आधी पावर डिलीवर होती है इसी ग्राफ के थ्रू। वो दोनों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा दो बार होगा जब आपको हाफ पावर डिलीवर हो मैक्सिमम पावर की। तो वो दोनों फ्रीक्वेंसीज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ठीक है, और इन दोनों के केस में जो करंट आपको मिल रहा होता है वो मिलता है IRMS डिवाइड बाय √2। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ग्राफ को देख के ही समझ में आएगी। आगे चलते हैं, इसमें कुछ चीजें आपको पूछ ली जाती है, जैसे बैंडविड्थ पूछ ली जाता है। तो बैंडविड्थ से कंफ्यूज मत हो ना, बैंडविड्थ का मतलब है कि जो दो ओमेगा है ना आपके, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, डेल्टा ओमेगा कितना है, विच इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जिसका वैल्यू R/L भी होता है। R/L इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा W या बैंडविड्थ, या फिर आपका डिफरेंस बिटवीन बोथ द ओमेगास, जिसपे आपको हाफ पावर डिलीवर हो रही है। इस पे बहुत सवाल बनते हैं, इसलिए मैं थोड़ा एम्फेसिस कर रहा हूँ।
ठीक है। एक और चीज पे क्वेश्चन बनते हैं विच इज क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर जिसको बोलते हैं। ये डिफाइन ही ऐसे होता है कि आपकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है उसको आप डिवाइड करो डेल्टा डब्ल्यू से या बैंड बिट से। तो बेसिकली ये आपका एक रेशियो निकलवाना चाहते हैं कि भाई ओमेगा आर या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कितनी पावर डिलीवर हो रही है उसको चेक करने के लिए, डिवाइडेड बाय जो दोनों ओमेगा है जिन पे आधी डिलीवर होती है पावर, उसको डिवाइड करके उसका रेशियो निकालने के लिए क्वालिटी फैक्टर आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको सॉल्व कर सकते हो आप बहुत इजीली। ओमेगा आर आपको पता है 1/√LC होता है, और डेल्टा ओमेगा अभी डिफाइन किया तुमने R/L। तो ये L/R हो गया, मल्टीप्लाई करना है तो दिस बिकम्स 1/R√L/C। केवल ये याद रखना है क्वालिटी फैक्टर में, क्योंकि बाकी दोनों चीजें आप ऊपर पढ़ के आए हो तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। अच्छा, अगर डी पॉइंट को देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये जो ग्राफ दिख रहा है तुम्हें IRMS और ओमेगा के बीच में, इसमें पावर मैक्सिमम को अगर तुम देखो ध्यान से तो इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको एक सिमेट्री दिखेगी ग्राफ में। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा ऐसा है भी सही, कि ये जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है ना, ओमेगा आर के लेफ्ट वाला पोर्शन, इसमें आपका जो सर्किट होता है वो इंडक्टिव सर्किट होता है। ठीक है, ओमेगा आर इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आपका जो एक्सी होगा वो बड़ा होगा एक्सएल से। ठीक है, कैपेसिटिव बन जाएगा मतलब ये। और ओमेगा अगर बड़ा है ओमेगा आर से, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के राइट साइड में अगर आप जा रहे हो, ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे हो, तो आपका एक्सएल डोमिनेट कर जाता है एक्सी से, यानी करंट लैग कर जाएगा। करंट लीड किस में करता है? कैपेसिटिव में। करंट लैग किस में करता है? इंडक्टिव में। और ईएमएफ के साथ उल्टा होता है। आई गेस ये सबको सबको मतलब याद हो गया होगा अब तो, है ना, कि करंट लीड कर रहा है कैपेसिटिव में और लैग कर रहा है इंडक्टिव में, और ईएमएफ के साथ उल्टा हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरेलल में अगर आ जाए आरएलसी सर्किट तो क्या करेंगे? अगर पैरेलल में आ गया तो हमको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि आपके तीनों कंपोनेंट्स में इंडिविजुअली करंट जाएगा, अलग अलग मतलब ड्रॉप जाएगा करंट का, विच इज IR, IL एंड IC। आई नॉट आपका टोटल करंट है, मैक्सिमम पीक करंट है। आई नॉट को आप बोल सकते हो दिस इज आई नॉट। अब आई नॉट आप कैसे निकालोगे? फेजर डायग्राम बनाया, IR इज इन द फेज विद E नॉट, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। IR करंट के साथ में कब आ रहा था सेम फेज में? जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब E नॉट के साथ में पैरेलल में है। साथ समझ में आ रही बात? ठीक है, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ई नॉट के साथ में अगर आप IR को रखते हो तो आप देखोगे कि इस बार IC जो है वो लीड कर रहा है, IL लैग कर रहा है, क्योंकि ये तो पता ही है आपको कैपेसिटिव सर्किट में भी ऐसा होता है कि करंट लीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालते हैं वेक्टर का, अगर हम सोल्यूशन वेक्टर से अभी हम समझते हैं तो ये बन जाता है IC माइनस IL, और IR के साथ में ये फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है इसका π/2 का। ऑल्सो I नॉट इज लीडिंग IR विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट I नॉट जो टोटल है वो कैसे निकालोगे भाई? IC माइनस IL का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे आप I नॉट IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL स्क्वायर लिखते हो, ना कि IL माइनस IC स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बिकॉज जो कैपेसिटर का करंट है, कैपेसिटिव जो करंट है वो लीड कर रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे इम्पिडेंस भी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर नहीं बनेगा। दिस इज नॉट द केस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/Z आप लिखोगे। ठीक है, सिंस इन तीनों में पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम ही जाएगी, तो आप इस तरह से लिख सकते हो E0/Z, E0/R का स्क्वायर हो जाएगा। आपका I नॉट हो जाएगा रिजल्टेंट, तो आपने इसकी जगह वैल्यू रख दी है बस IR इक्वल्स टू E0/R, IC इक्वल्स टू E0/XC। ऐसे रख के आपने इम्पिडेंस निकाल लिया 1/Z इक्वल्स टू, सारी चीजें आ जाएगी 1/। ऑल्सो tan phi is not XL minus XC upon R. Now tan phi is IC minus IL upon R. तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे करंट के फैक्टर्स आ गए हैं सारे। क्यों? क्योंकि करंट अलग अलग ड्रॉप जा रहा है, सब में करंट अलग अलग जाता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ठीक है, डिवाइड हो जाता है करंट। तो इस वजह से ये डिफरेंसेस याद रखना। ओमेगा आर अभी भी 1/√LC ही होगा, और ओमेगा आर पे या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जेड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे पुट करके फॉर्मूला में देख सकते हो। और करंट मिनिमम हो जाएगा, जबकि पहले क्या हो रहा था, करंट मैक्सिमम हो रहा था सीरीज में। ठीक है, लास्ट ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर पे भी क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे। ट्रांसफॉर्मर में आपको बस एक चीज याद रखनी है, दैट से कि यहाँ पे जो E1 है वो आपके प्राइमरी वाले कॉइल का है EMF, जिससे I1 करंट पास कर रहा है, और जो सेकेंडरी वाला है उसका है I2 और E2। E2 इज द EMF अक्रॉस द लोड। ठीक है, और N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स होते हैं, आपको पता ही है ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स है N1 N2 रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि E1/E2 शुड बी इक्वल टू N1/N2। इसमें अगर N1 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल बड़ा हो जाता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल से, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये वोल्टेज को कम कर देता है। तो इनिशियली अगर मान लो 100 वोल्ट था आपका वोल्टेज, तो ये आपको करके कम 10 वोल्ट का ले आएगा, ड्रॉप कर देगा वोल्टेज में। ऐसा कब होगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे प्राइमरी के, सेकेंडरी के कम होंगे। अगर उल्टा है, N2 बड़ा है N1 से, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो जाता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा देता है। बेसिकली वोल्टेज वेरिएशन के लिए ही यूज होता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। आपके घर में जो आती है बिजली, वो वोल्टेज में चेंज होके तो आती है। ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है ना हमारे घर के आसपास कहीं पे, पता होगा ना ये बात तो। ट्रांसफॉर्मर का यूज किस लिए करते हैं हम, इसलिए तो करते हैं कि हम चेंज कर सकें, है ना, वोल्टेज को। चलो भाई, अच्छा आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं अगले पॉइंट में। आइडियल का मतलब ही यही है कि मैक्सिमम मिल रहा है सब कुछ आउटपुट, यानी नो लॉसेस। नो लॉसेस। तो इनिशियल और फाइनल पावर इक्वल हो जाती है, विच इज E1 I1 इक्वल्स टू E2 I2। कोई लॉस नहीं हुआ है, एंड यू कैन राइट और यूज दिस कंडीशन। तो अगर सवाल में दिया हो ना आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये कंडीशन आनी चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, E1 I1 इक्वल्स टू E2 I2। अच्छा, लॉसेज अगर हो रहे हैं, जो कि जनरली होते हैं, तो कौन कौन तरह के हो सकते हैं, तो कॉपर लॉस हो सकता है ना, जूल्स हीटिंग भी बोलते हैं इसको, या एडी करंट्स की वजह से लॉस हो सकता है। ठीक है, जिसमें हीट जो है, हीट के फॉर्म में जो कि है लॉस देखा जाता है। ठीक है, चलो भाई सवाल करें। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है, जो हमने क्विक रिवीजन किया है इसमें कोई डाउट है? नो सर। चालू करें सवाल करना। यस सर। ठीक है, सवाल ट्राई करेंगे सब लोग, हम डिस्कस करेंगे सारे सवाल बकायदा, लेकिन आप लोगों को 1 से 1.5 मिनट लेना है। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन, और आंसर आता है तो लेट मी नो इन द चैट ऑल्सो। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी नो द आंसर। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन।
अभी अभी पढ़ा है आप लोगों ने पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना? Yes, sir. हम्म। डी आ रहा है? क्वेश्चन समझाना है या समझ में आ गया है? एलसीआर सर्किट है आपका, ठीक है? दैट इज कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज सोर्स, जो कि जनरली हमें पता है कि होता ही है। नाउ व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, आपने इंडक्टर को रिमूव कर दिया है सेकंड केस में, पहले केस में नहीं, सेकंड केस में, ठीक है? द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज पाई बाई थ्री। फेज डिफरेंस जो हम बात करते हैं, फाई लिखते हैं ना, फाई टेन है, फाई टेन फाई भी लिखते हैं हम, ठीक है? तो फेज डिफरेंस जो आपका है वो कितना है? वो पाई बाई थ्री। किस किस में? करंट और वोल्टेज में। If instead C is removed from the circuit, then the phase difference is again pi by 3 between the current and voltage. The power factor of the circuit is what? That's what you need to answer. ठीक है? Yes, LCR sir. सर्किट के लिए क्या लिखते हैं हम? 10 फाई एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर लिखते हैं बच्चों। Yes, sir. LCR सर्किट के लिए व्हाट डू वी राइट? 10 फाई इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। सीरीज सर्किट है, लिखा हुआ है सवाल में सीरीज सर्किट है। तो आपको दो केसेस बनाने हैं। पहला तो जब आप एल को रिमूव कर रहे हो, इंडक्टर रिमूव कर दिया तुमने, तो अगर एल रिमूव कर दिया तो एक्सएल जीरो होना चाहिए। ये बात समझ Yes, में sir. आती है? फर्स्ट केस में अगर एल को रिमूव कर दिया है बच्चों, तो दैट मींस एक्सएल शुड बी क्या? जीरो। अगर एक्सएल जीरो हो जाएगा तो फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको हम ये भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, है ना? तो अगर हमने एक्सएल को जीरो कर दिया तो फाई विल बिकम टेन इनवर्स, क्या बनेगा बताओ? माइनस एक्सी अपॉन आर। दिख रहा है सबको ये? ना, इंडक्टर हटा दिया है। या फिर अगर हम इसका मॉड्यूलस लें, मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्सी अपॉन आर। या फिर इस पे आप मॉड्यूलस लगा दो, एक्सी अपॉन आर पे आप मॉड्यूलस लगा दो, है ना? अगर आप इसको टेन फाइव की फॉर्म में लिखना चाहते हो ज्यादा बेटर होगा, कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। यू कैन राइट डायरेक्टली एज टेन फाइव इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्सी अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। I'm वेरी श्योर कि आप सेकंड केस लिख पाओगे जब आपने कैपेसिटर रिमूव कर दिया। डायरेक्ट आंसर बताओ भाई, क्या आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन फाइव? अगर केवल इंडक्टिव सर्किट होता है कैपेसिटर हटाने के बाद, ऑब्वियसली एक्सी जीरो हो जाएगा, Yes, sir. टेन फाइव क्या हो जाएगा? एक्सएल अपॉन आर। बोलो, एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा, है ना? Yes, sir. अगर हम दोनों इक्वेशंस को यूज करें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, दोनों टेन फाइव है, टेन फाइव की वैल्यू है ना दोनों, एक्सएल अपॉन आर भी और एक्सी अपॉन आर भी। तो यहाँ से हमको ये Yes, समझ में आ sir. रहा है कि एक, ये यहाँ से हमें समझ में आना चाहिए कि आपका जो ये केस है वो है कॉस फाई इक्वल्स टू वन का, या रेजोनेंस का भी बोल सकते हो आप। एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है? एक्सएल इक्वल टू एक्सी। कैसे पता चला? ये वन और टू इक्वेशन को कंपेयर करके। कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है। अब इम्पिडेंस होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और अगर एक्सएल और एक्सी बराबर है तो इम्पिडेंस किसके बराबर हो जाएगा? जेड किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर, Yes, sir. है ना? अगर जेड आर के बराबर होता है तो हम पढ़ के आए हो आप, सिंस कॉस फाई आपका होता ही आर अपॉन जेड है, क्या हो जाएगा? ये वन हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? Yes, sir. नो डाउट्स, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएमएस वैल्यू बतानी है आपको सर्किट में।
40 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, कनेक्टेड है 200 वोल्ट की आपकी सप्लाई से, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जिसकी, एसी सप्लाई है ऑब्वियसली। तो आरएमएस वैल्यू बतानी करंट की सर्किट में। अब मैंने ये बताया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कुछ भी नहीं दिया तो सर्किट में सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है अगर, तो उसको ही क्या मानना है, वी आरएमएस या ई आरएमएस, है ना। याद है ना ये बात अभी बताई थोड़ी देर पहले कि आरएमएस वैल्यू माननी है उसको अगर आपको सप्लाई वैल्यू दी हुई है तो। ठीक है, क्वेश्चन माइट नॉट मेंशन इट एक्सक्लूसिवली कि आरएमएस वैल्यू है। बताइए भाई, आंसर बताइए। क्या आंसर आया? बी आ रहा है सबका? कैसे करेंगे उसको सॉल्व? कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 40 माइक्रोफेराड, तो सबसे पहले इसको माइक्रोफेराड में कन्वर्ट कर लो, है ना, सॉरी फेराड में कन्वर्ट कर लो। कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 40 माइक्रोफेराड, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 40 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, Yes, sir. है ना। 10⁻⁻6 लिख देंगे, माइक्रो का मतलब यही होता है। अब इसमें तुम्हें दे रखा है कि आपकी जो है सप्लाई है 200 वोल्ट की, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आई आर एम एस निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। तो आपको पता है कि सिंस ये एक कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटर दे रखा है ना, इंडक्टर तो कुछ दे नहीं रखा तुम्हें, रजिस्टर भी नहीं दे रखा है फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो अगर आपका कैपेसिटिव सर्किट है तो आई आर एम एस कितना होना चाहिए, सोचो। जो निकालना है आई आर एम एस वो कितना होना चाहिए, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होता है तो केवल एक्स ही आएगा क्या, Yes, sir. है ना। क्योंकि केवल कैपेसिटर की बात हो रही है तो नीचे क्या आएगा, ना तो आर आएगा, ना जेड आएगा, ना एक्सएल एक्सएल आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो वी आर एम एस की वैल्यू दी हुई है सवाल में 200, एम आई राइट, Yes, sir. है ना। डिवाइड बाय एक्सी, तो तुमको बेसिकली एक्सी निकालना है। एक्सी निकालने का तरीका क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सी, 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है बच्चों, Yes, sir. है ना। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ, 2 पाई एफ होता है Yes, ना बेटा, sir. एफ इज द फ्रीक्वेंसी विच इज 50 हर्ट्ज जो यहाँ पे दी हुई है, वो ओमेगा नहीं दी हुई है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है, वोल्टेज दिया हुआ होता है। तो ये है वी आर एम एस एंड दिस वन इज फ्रीक्वेंसी विच इज 50 हर्ट्ज। तो यू कैन राइट इट एज 1/2 पाई इंटू 50, राइट, मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू 10⁻⁻6, है ना। सी की वैल्यू लिखेंगे ना बेटा, सी की वैल्यू क्या है 40 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे, एक्सएल की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, सॉरी एक्सी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। सॉल्व किया है किसी ने इसको, 10⁻⁻6 ऊपर जाके 10⁻6 बन जाएगा, नीचे आ रहा है आपका 50 इंटू 40 इंटू 2, यानी 100 इंटू 40 विच इज 4000, यानी कि 4 के साथ 3 जीरो है नीचे, ऊपर 10⁻6 है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 3 जीरो। अब नीचे आपका जो है पाई भी है साथ में, ठीक है, तो आप इसको 250 लिख सकते हो बेसिकली। 40 इंटू 100 बनेगा ना नीचे, 40 टू 100 में आपका नीचे 4000 है, तो 1000/4 बचेगा, तो 4 को 1000 से डिवाइड करोगे कितना आएगा ऊपर, 250 डिवाइडेड बाई पाई, दिस इज एक्सी। तो आई आर एम एस कितना आ गया, 200 डिवाइडेड बाय 250 अपॉन पाई। कितना आंसर है, कितना आंसर आया, पाई को 3.14 ले लो अप्रोक्सीमेटली, है ना, अरे हो जाएगा, Yes, sir. 2.5 एम्पियर, बी ऑप्शन। कोई डाउट इसमें? No, sir. नहीं, आगे चलते। ठीक है, अब आपको तीनों दिए हुए, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड रजिस्टर दिया हुआ है, कनेक्टेड है सीरीज में एसी सोर्स से। अब आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो वी दे दिया सोर्स का, लेकिन आपको पोटेंशियल ड्रॉप्स बताई हुई है कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल सी और आर कितना है इंडिविजुअली वो बताया हुआ है। 40 वोल्ट का है अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर पे 10 वोल्ट और 40 वोल्ट ही है रजिस्टर पे। तुमको क्या बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एलसीआर सर्किट इज 10√2 एम्पियर,
तो बता दो कि इम्पिडेंस कितना होगा सर्किट का। इजी सवाल है, हो जाएगा। Yes, sir. करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। इम्पिडेंस निकालना है। इम्पिडेंस के लिए क्या क्या चाहिए होगा? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, एलसीआर सर्किट की बात हो रही ना। Yes, sir. तो कैसे निकालोगे? वीआरएमएस निकाल लो, क्योंकि आईआरएमएस दिया हुआ है तुम्हें सवाल में, है ना। आईआरएमएस दिया हुआ है क्योंकि आई नॉट की वैल्यू दी हुई है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दिया हुआ है ना, आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, तो उससे आईआरएमएस निकल जाएगा। तो बस वीआरएमएस तो निकालना है आपको, वीआरएमएस निकाल लो जल्दी से। वीआरएमएस निकालना बहुत आसान है, सब वैल्यू दी हुई है। आंसर बताओ जल्दी। चैट में आंसर करना जैसे आता है। क्या आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। Yes, sir. डी ऑप्शन आ रहा है सबका? बढ़िया, गुड, वेरी गुड। कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे तीन वैल्यूज दी हुई हैं, वीएल, वीसी और वीआर की। तीनों को यूज करेंगे टू फाइंड द वीआरएमएस। ठीक है, क्योंकि आईआरएमएस हमें ऑलरेडी पता है। कैसे पता है? सिंस इट इज गिवन द पीक वोल्टेज और द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज 10√2 एम्पियर। तो हमको पता है भाई कि आईआरएमएस क्या होता है। बताइए, क्या होता है आईआरएमएस? आई नॉट बाई रूट टू होता है। Yes, sir. तो आईआरएमएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 एम्पियर, है ना। और वीआरएमएस कैसे निकालेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू Wo- कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। अरे अभी पढ़ा है ना, ऊपर रिवाइज किया है अभी थोड़ी देर पहले ही, Yes, sir. है ना। सारी वैल्यूज पता है, अक्रॉस रजिस्टर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, रजिस्टर कैपेसिटर कितना है, इंडक्टर कितना है, सारी वैल्यू पता है, बस पुट करनी है। आर का कितना है भाई? 40, 40 स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। वीएल इज 40, वीसी इज 10, दिस इज 30 का होल स्क्वायर। कितना आया ये वीआरएमएस? 50 वोल्ट आ रहा है, 50 Yes, वोल्ट। sir. ठीक है, सो द इम्पिडेंस वुड बी VRMS upon IRMS. I am. This will become 50/10, यानी कि 5 ओम। डी ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि आपको फॉर्मूले याद रह जाए। अब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ईएम वेव्स क्लब्ड विद थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी और ईएम वेव का कॉम्बिनेशन है। करो भाई, सॉल्व करो। लेट्स सी कि आपको ईएम वेव्स के बेसिक फॉर्मूले याद है कि नहीं है। पीक वैल्यू निकालनी है आपको मैग्नेटिक फील्ड की। ईआरएमएस दिया हुआ है 6 वोल्ट पर मीटर।
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये। कैसे करेंगे बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट पता है हमें कैसे लिखते हैं हम? ई नॉट अपॉन बी नॉट, ये याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में, यस सर। है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे रिलेशन लिखते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट का? दिस इज द वे टू राइट एट, है ना? अब आपको तुमको तुमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? बी नॉट का वैल्यू आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सी का वैल्यू तो तुम्हें चलो पता होता है, लेकिन ई नॉट निकालना पड़ेगा ना। ई नॉट आपको जो दिया हुआ है वो ई नॉट नहीं है, ये आरएमएस है वो। ई नॉट कैसे कितना हो जाएगा? ई नॉट क्या हो जाएगा? ई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय रूट 2, राइट? So this will be यस सर। 6√2। कितना हो जाएगा ये? 6√2, है ना? V अपॉन एम। अब तुम निकाल सकते हो आराम से बी नॉट। बी नॉट विल बी 6√2 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। जिसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा 8.48 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻⁸ तो डिवाइड करोगे इसको आ जाएगा 2.83 × 10⁻⁸ टेस्ला। बी ऑप्शन, ठीक है, हो जाएगा। कैलकुलेशन हो सकता है आपसे हुई नहीं हो सही टाइम पे, बट इतनी कैलकुलेशन तो बेटा आएगी सवाल में, मतलब एग्जाम में। तो ट्राई करो कि ये सब कैलकुलेशन तुम विद इन 1 मिनट कर पाओ, ठीक है? थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। अगला सवाल करते हैं। स्मॉल सिग्नल वोल्टेज Vt इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर। एक कैपेसिटर लिया है और उसके अक्रॉस आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, टाइम वेरिंग वोल्टेज ऑब्वियसली, वोल्टेज सप्लाई जो है आपकी वो लगाई हुई है। तो आपको कुछ सवाल पूछे, कुछ ऑप्शन पूछ रहे हैं, जैसे कि करंट लीड करेगा या लैग करेगा Vt से, पहली बात तो, है ना? अगर करंट जो है वो फेज में ही है वोल्टेज के तो आपको वो भी बताना है, ठीक है? या फिर एक और ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, यानी कैपेसिटर कोई एनर्जी कंज्यूम ही नहीं करेगा तुम्हारे वोल्टेज सोर्स। आपका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है सॉरी, वो कुछ नहीं अप्लाई हो रहा है अक्रॉस द कैपेसिटर। तो आपको बताना चारों ऑप्शन में से ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है। अच्छा, अगर एसी सर्किट में जिसमें कैपेसिटर हो केवल, जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज वो कितना होता है? π/2 होता है, ये पता है सबको, यस सर। ठीक है? पर क्या करंट लैग करता है वोल्टेज से π/2 से, या लीड करता है? कैपेसिटर के केस में करंट लैग करता है या लीड करता है? लीड करते हैं। भूल गए? भूल गए? बेटा करंट लीड करता है, करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय π/2। अगर कैपेसिटर की बात हो रही है, कैपेसिटिव सर्किट की बात हो रही है, ये बात याद रखना, ठीक है? कैपेसिटर के बेटा सी ऑप्शन भी गलत है ना बेटा, साक्षी सी ऑप्शन भी गलत है, बिकॉज ये 180 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे। 180 डिग्री से थोड़ी लीड करता है, करंट लीड तो करता है डेफिनेटली कैपेसिटिव सर्किट में, लेकिन बाय π/2। कितने से लीड करता है भाई? π/2 से लीड करता है, ठीक है? दैट्स वाई डी ऑप्शन तो गलत है ही सही, क्योंकि उसमें लैग लिखा हुआ है। सी भी गलत है, फॉर दैट मैटर बी भी गलत है, क्योंकि ये तो बी तो बोल रहा है कि सेम ही फेज में रहने वाला है। तो बी, सी और डी तीनों गलत है। द राइट ऑप्शन इज ई, जो कि बोल रहा है कि पूरी साइकिल में जो कैपेसिटर है वो कोई कंज्यूम नहीं करेगा एनर्जी वोल्टेज सोर्स से। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि पावर जीरो होना चाहिए, जो कि होगा भी सही। क्यों? क्योंकि आप अगर पावर को देखते हो, क्या होता है पावर? वी आई कॉस फाई होता है, वी इंटू आई इंटू कॉस फाई होता है, यस सर। ठीक है? तो आपका जो कॉस फाई है, फाई जो है वो कितना है? π/2 ही तो है। फेज डिफरेंस निकाला ना तुमने अभी कि π/2 का फेज डिफरेंस आ रहा है। बोलो, समझ में आ रही यस बात? सर। वी आई कॉस फाई, और फाई को तुमने बोला कि सर π/2 है ना, डिफरेंस जो है π/2 का है। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। जीरो। बात समझ में आई? तो कोई एनर्जी कंज्यूम ही नहीं करेगा, पावर जीरो आ रही है ना आपकी, पावर ड्रॉन जीरो आ रही है, तो कोई एनर्जी कंज्यूम ही नहीं करेगा आपका कैपेसिटर। बात समझ में आई? ये ऑप्शन क्यों है? यस सर। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो ये चीज बहुत ही मतलब कॉमन है कि ऐसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं आपके।
क्योंकि आपको लीड और लैग पे ही ध्यान जाएगा पूरा। ध्यान रखना, अगर आपने गलत याद रख लिया या हो गया रह गया गलत याद कि भाई करंट लीड करता है या लैग करता है कैपेसिटर में या इंडक्टर में, तो फिर आपके सवाल पूरा गलत हो जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट दीज टाइनी डिटेल्स। अगला सवाल करते हैं। Resistance R draws power P with connected to an AC source if an inductance is now placed in series with this resistance such that the impedance of the circuit becomes Z, the power drawn will be how much? पावर ड्रॉन बतानी है आपको। पावर अभी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं हम, तो आई गेस अब सबको लिखना तो आ ही जाना चाहिए। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, दिस इज योर पावर, राइट? बोलो हाँ ना बोलो भाई। अगर रजिस्टर कनेक्टेड है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस आर ड्रॉज पावर पी व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, ठीक है, तो पावर ड्रॉन कितनी हो जाती है? कॉस फाइव की वैल्यू 1 हो जाती है, यस सर। है ना? तब आपका पावर ड्रॉन हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस, है ना भाई? यस आर सर। आई आर एम एस को आप क्या लिख सकते हो रजिस्टर के केस में? वी अपॉन आर या फिर वी आर एम एस अपॉन आर। तो उस चीज को आप यूज कर सकते हो टू फाइंड द रिलेशन। करो, सॉल्व करो, ट्राई करो। अगर मतलब 30 सेकेंड्स ले लो, उसके बाद में बताऊंगा इसे। 2 केस लेने, ये तो केवल रजिस्टर हुआ। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि इंडक्टर लगा दिया तुमने, रेजिस्टेंस के साथ में इंडक्टर भी लगा दिया, आरएल सर्किट बना दिया मतलब उन लोगों ने ना। तो अब कॉस फाइव की वैल्यू 1 नहीं है, पावर ड्रॉन अब पूरी वी आई कॉस फाइव हो जाएगी सेकंड केस में ना। कॉस फाइव की वैल्यू 1 मत लेना फिर उस केस में। ठीक है, बताओ भाई क्या होगा। नहीं आया तो बता देना, वी कैन डिस्कस दिस। करें, डिस्कस करें या टाइम चाहिए और? बच्चों रिप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना, चैट में या अनम्यूट करके किसी भी तरीके से रिप्लाई करो। डिस्कस करना है या टाइम चाहिए और? चलो, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। जैसा कि मैंने बताया, जब हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस में इंडक्टर नहीं लगाया है, रजिस्टर लगा रखा है, तो कॉस फाइव की वैल्यू 1 हो जाती है। अभी पढ़ के आए हो तुम थोड़ी देर पहले, यस सर। है ना? अगर cos फाइव की वैल्यू 1 है तो सिंस पावर होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 1, है ना? सो दिस विल बी योर पावर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। नाउ सिंस यू नो कि आप आई आर एम एस को लिख सकते हो वी आर एम एस अपॉन आर अगर रजिस्टिव सर्किट हो तो। बोलो हाँ या ना। यस सर। है ना? वी आर एम एस अपॉन आर ही तो लिखोगे यार, रजिस्टिव सर्किट है तो। एक्सएल एक्सी कहाँ से आ जाएगा जब है ही नहीं तो? ठीक है, इस केस में आप वी आर एम एस को मल्टीप्लाई करोगे वी आर एम एस अपॉन आर से। अब आप एक चीज पूछ सकते हो कि सर ऐसा किया क्यों? आपने आई आर एम एस को ही क्यों लिखा वी आर एम एस अपॉन आर? आप वी को भी तो लिख सकते थे इसके टर्म्स में, आई के टर्म्स में। पूछ सकते हो ना भाई ये चीज, क्योंकि ये यस चीज दिमाग में सर। आनी चाहिए। तुमको जो दिख रहा है वो समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वैसा ही एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे नेक्स्ट टाइम आएगा तो। आपको जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है ना, वो ये करनी है कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ, अप्रोच क्या है सवाल की। तो बेटा ये इसलिए कर रहे हैं, इसको समझो ध्यान से। यहाँ मैंने एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया है, वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन आर लिख रहा हूँ ना मैं इसको। तो बेसिकली मैं पावर के साथ में वी आर एम एस का एक रिलेशनशिप ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि मैं
वीआरएमएस को रिप्लेस कर सकूं फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो वीआरएमएस का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, पी इंटू आर बनेगा क्या, Yes, sir. है ना। और मेरे ऑप्शंस मेरे को गाइड करेंगे, ऑप्शंस मुझे गाइड करेंगे ना। ऑप्शन में देखो सारी चीजें क्या क्या दी हुई हैं, पावर के टर्म्स में आंसर आना चाहिए, आर के टर्म्स में आंसर आना चाहिए, जेड के टर्म्स में आंसर आना चाहिए, दिख रहा है मुझे ये सब चीजें। तो मुझे ऑब्वियसली आईआरएमएस और वीआरएमएस को रिप्लेस करना पड़ेगा, वरना मेरा आंसर आएगा ही नहीं, है ना। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वीआरएमएस टू रिप्लेस इट। अब वीआरएमएस ही क्यों यूज किया, अभी सेकंड स्टेप में पता चल जाएगा। अगली बार में मैंने लगा दिया इंडक्टर, क्या लगा दिया बच्चों, इंडक्टर लगा दिया। In- अब इंडक्टर के केस में कुछ नया पावर ड्रॉ होगा, है ना, पी डैश लिख देते हैं उसको, विच इज, भाई रजिस्टर के साथ में ना आरएल सर्किट बन गया, तो वी आर एम एस, आई आर एम एस, और इस बार कॉस फाई को 1 नहीं लिख सकते, तो कॉस फाई को कॉस फाई लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना बोलो। अब तुमको Yes, पता sir. है कि कॉस फाई क्या होता है, आर अपॉन जेड होता है क्या, है Yes, sir. ना, ये तो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला आर अपॉन जेड, सो वी कैन यूज दिस। तो ये क्या बन जाएगा, पावर नया वाला विल बी वी आर एम एस, बोलो आगे बताओ क्या होगा, वी आर एम एस इनटू, अब तुमको लिखना है कॉस फाई, तो कॉस फाई तो क्या होता है, आर अपॉन जेड, Or put that. है ना। अच्छा, तुम आईआरएमएस को भी क्या लिख सकते हो, बोलो भाई, आर आईआरएमएस को क्या लिख सकते हो, वीआरएमएस अपॉन जेड, नहीं समझ में आया। अगर केवल रजिस्टर हो तो आईआरएमएस क्या हो जाता है, वीआरएमएस अपॉन आर। अगर आरएल सर्किट की बात हो रही है, यानी रजिस्टर के अलावा कुछ भी लगा हुआ है, इंडक्टर या कैपेसिटर, तो फिर ये आर की जगह इंपिडेंस हो जाता है ना यूज, पढ़ा है ना अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले Yes, sir. सारे। तो फिर आईआरएमएस को मैं लिख दूंगा वीआरएमएस अपॉन जेड, और जेड मुझे चाहिए भी था, देखो ऑप्शंस में दिया हुआ है, कॉस फाई की जगह मैंने लिख दिया आर अपॉन जेड। अब वीआरएमएस का होल स्क्वायर तो बन रहा है, यहां से बन रहा है, Yes, जेड का sir. होल स्क्वायर ही बन रहा है, लेकिन आर अकेला रह गया, आर अकेला रह गया। अगर मुझे आर का भी स्क्वायर मिल जाए तो मैं एक ऑप्शन अप्रोच कर सकता हूँ, तो आर का स्क्वायर बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये आप नहीं करोगे तो आपको ऑप्शन क्रिएट करने में मुश्किल होगी। तो ये चीज मुश्किल है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि थोड़ा दिमाग लगाना या सोचना मुश्किल है, बट कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर ऊपर आर और आर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा ऊपर वी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर बाई जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर नया पावर। और ऐसा मैंने किया क्यों, एनी गेसेस क्यों किया होगा मैंने ये, बताओ, इसमें छुपा हुआ है सारा आंसर इस सवाल का, ऐसा क्यों किया होगा मैंने, वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन आर क्यों बनाया मैंने डेलिबरेटली, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, क्योंकि आपके पास नया पावर निकालना है आपको, और पुराना पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, आपके ऑप्शन देखो सारे, उसमें क्या एक टर्म दे रखा है पी, Yes, पी वाला sir. टर्म है सारे ऑप्शंस में। अब नया वाला जब पावर लिख रहे हो पी डैश, तो पी को तो इंक्लूड करना पड़ेगा उसके फॉर्मूले में, क्योंकि पी तो सारे ऑप्शन में है, तो पी को लाओगे कहाँ से, तो आपको पता है कि पी आपने ऊपर डिराइव किया हुआ है, क्या डिराइव किया हुआ है पी, पी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू पी, है ना। तो उसको आप लिख सकते हो क्या, पी मल्टीप्लाई बाय आर बाई जेड का होल स्क्वायर। आया समझ में। Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन, First option. फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट्स, आगे चले, Yes, sir. ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन तो आपको अब नेक्स्ट टाइम याद रहेगा, कि हो सकता है कि सेम चीज आपको आपके एग्जाम में जो सवाल आया उसमें भी करनी पड़ जाए, तो एटलीस्ट आप ट्राई जरूर करोगे, है ना। चलो, दिस आई एम गिविंग यू इन होमवर्क, सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है।
ये वाला करो, लास्ट ईयर आया था, री एग्जामिनेशन जो हुआ था नीट का उसमें आया था। ठीक है, इसको सॉल्व करो। सर्किट दिया हुआ है, इंडक्टेंस एल है, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, कोई रजिस्टर नहीं, कोई कैपेसिटर नहीं, केवल इंडक्टिव सर्किट है। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर दी हुई है वीएल। ठीक है, तुमको क्या बोल रहा है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है ना वीएल, उसका वैल्यू बताओ तुम। अब किसके टर्म्स में बताना है? ओमेगा, एल, आई नॉट, ओमेगा टी। ठीक है, इनके टर्म्स में आपको बताना है। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इज योर हिंट। हिंट है आपका वो, कि बेसिकली आई को आपको पता है ओमेगा टी में कैसे लिखते हैं। थोड़ा ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, बताता हूँ, वरना डिस्कस करेंगे फिर। हुआ क्या बच्चों? करें, डिस्कस करें? यस सर। ए ऑप्शन आ रहा है, ओके, चेक करते हैं। तो देखो, एक चीज याद करो, इंडक्टर के केस में जो करंट है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वीएल आपका, क्या वो उससे लीड करता है या लैग करता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था तुम लोगों ने। लीड। करंट लीड करता है या करंट लैग करता है? करंट लीड करता है कैपेसिटर में, है ना, कैपेसिटर में लीड करता है। बताऊं, थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया था, भूल गए हो आप लोग शायद। ये देखो, करंट लीड कर रहा था पाई बाय 2 से। यस सर। कौन सा सर्किट था? कैपेसिटर था, यस कैपेसिटर की सर। बात हो रही थी। तो यहाँ पे कौन लीड करेगा? यहाँ पे वीएल लीड करेगा आई से। वीएल इज लीडिंग करंट बाय पाई बाय 2। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो अगर वीएल लीड कर रहा है, तो आप जब फॉर्मूला लिखोगे वीएल का, वी नॉट से अगर लीड कर रहा है, तो ये क्या बनेगा? वीएल इक्वल्स टू वी नॉट साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी टी। प्लस पाई बाय 2। प्लस पाई बाय 2 वाला समझ में आया क्यों लिखा यस सर। है ना? बिकॉज वीएल इज लीडिंग बाय पाई बाय 2, इसलिए यहाँ पे प्लस ओमेगा प्लस पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता है तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नाउ सिंस आप ये लिखते हो, आपको दिया भी हुआ है कि आई जो है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी है, दिया हुआ है सवाल में, यस सर। है ना। ऑल्सो वी नॉट को हम ये भी लिख सकते हैं इंडक्टिव सर्किट में, दैट वी नॉट इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो वी नॉट यस। इक्वल्स टू आई नॉट एक्सएल। आर क्या है यहाँ पे? एक्सएल ही तो है। अरे आर क्या है? एक्सएल ही तो है। रजिस्टर रेजिस्टेंस जो है का इसका इंडक्टर का, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस ही होता है। तो वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई नॉट इंटू आर। एक्सएल, है ना। ये मैंने मेंशन भी किया फॉर्मूला आपके नोट्स में। नाउ वी नॉट का वैल्यू आ गया आई नॉट एक्सएल, तो उसको बस रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करोगे तो ध्यान से देखो क्या बन रहा है। वीएल, इसको इसमें रिप्लेस किया है, वीएल इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ये पता है कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है? यस सर। तो क्या साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा? आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो वीएल कितना आ गया? आई नॉट एक्सएल कॉस ओमेगा टी। अच्छा, एक्सएल क्या होता है? एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। अरे यार, ये तुम ऐसे तो मत करो। एक्सएल तो ओमेगा एल होता है, तो पता ही है तुम्हें।
कितना हो जाएगा आंसर? कितना हुआ? आई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा ओमेगा टी। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नो सर। सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलें। यस ठीक है, सर। एक ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बाकी फिर बाद में करेंगे। ठीक है, सो डू नॉट सॉल्व दिस वन, ये तो हो जाएगा तुमसे, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। दिस वन, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो इज एनपी अपॉन एनएस, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो दे रखा है N1 अपॉन N2 का 1/2। तुमको बताना VS अपॉन VP का रेशियो बताना है, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। V2 बाई V1 या VS अपॉन VP इक्वल्स टू NS अपॉन NP होता है, ये बताया था मैंने थोड़ी देर पहले जब हमने डिस्कस किए थे, नोट्स रिवाइज किए थे। बोलो भाई। अरे रेशियो जो इनका होता है वो बताया था ना आपको, V2 बाई V1 इक्वल्स टू यस N2 बाई सर। N1, है ना? तो उसको यूज करो उस कॉन्सेप्ट को यार। NP अपॉन NS की वैल्यू दी हुई है तुम्हें 1/2, तो NS अपॉन NP 2 हो जाएगा, यस सर। तो VS अपॉन VP कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा वो भी। नहीं समझ में आया? आगे सर। है ना, NS अपॉन NP, NP अपॉन NS अगर 1/2 है तो NS अपॉन NP उल्टा हो जाएगा विच इज 2, तो VS अपॉन VP जो तुमसे पूछ भी रहा है सवाल, क्या हो जाएगा? 2:1। बी ऑप्शन आया समझ में? ठीक है, अब सोचो ऐसा सवाल आया था यार तुम्हारे लास्ट ईयर, बहुत इजी क्वेश्चन है बेयर मिनिमम, और इसके इसके पहले वाला जो आया था ना री एग्जामिनेशन, वो भी कर लेना। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है इस केस में, और आपको पूछ रहा है वो कि आपको बताना है करंट इन सेकेंडरी सर्किट कितना होगा, आपको बस इग्नोर करना है पावर लॉस को, पावर लॉस को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो आप अगर पावर लॉस को इग्नोर करोगे तो पावर इनपुट जो होती है ट्रांसफॉर्मर की वो इक्वल हो जाएगी पावर आउटपुट के बराबर। यस सर। अगर पावर लॉस नहीं हो रहा तो इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। एम आई राइट? तो उसका मैंने एक केस लिखाया था आप लोगों को, है ना, ई वन आई वन इक्वल्स टू E2 I2, तो यू कैन यूज दैट, हो जाएगा सॉल्व उससे। यस कर सर। लोगे? ठीक है, आपको तीन चीजें पता है, चौथी चीज निकालनी है, बहुत इजी है, लास्ट ईयर आया था, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, फ्यू क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज एन होमवर्क, बिकॉज हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्राई कर लिए। ये वाला लास्ट क्वेश्चन जो है, नॉट, हाँ दिस वन, इसको अगर कर पाओ तो कर लेना, वरना ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे है क्वेश्चन। अगर नहीं हो पाता तो कोई इशू नहीं है, हम डिस्कस कर लेंगे, यू कैन आस्क ऑल्सो होमवर्क में, बट ये जरूरी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई जरूर करना। ठीक है, चलो भाई, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एल्स वी आर डन विद AC। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर कल की क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करके आना, आपके पास शेड्यूल है ऑलरेडी। कौन सा कर रहे हैं हम कल? अगला चैप्टर कौन सा है? वेव नहीं पता ऑप्टिक्स किसी को सर। भी? वेव ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं बेटा, क्या कर रहे हो यार, वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। अगला हम कर रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड या मैकेनिक ऑफ सॉलिड। ठीक है, दैट इज द चैप्टर वी आर डूइंग, 11th के चैप्टर पिक करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा पढ़ के आना, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय सर।